तो जय हिंद मेरे साथियों, क्लास 10th का साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है और आपके बोर्ड एग्जाम के 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बनने रहिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन का क्वेश्चन लाया हूँ। तो पहला सेक्शन है हम लोगों का फिजिक्स। तो फिजिक्स के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्त, पूछ रहा है क्रांति कोण किसे कहते हैं। क्रांति कोण किसे कहते हैं दोस्त? क्रांति कोण किसे कहते हैं? क्रांति कोण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से परे हटती है, यानी दूर हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण सघन माध्यम में बने आपतित कोण के से बड़ा होता है। क्या होता है? विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण सघन माध्यम में बने आपतित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांति कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांति कोण कहलाता है। और देखिए, अगर आप क्रांति कोण का परिभाषा दूसरे तरीके से पहले से याद किए होंगे तो इसको प्लीज़ याद मत करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का अलग अलग परिभाषा हो सकता है। एक क्वेश्चन का 10 गो परिभाषा आप निकालिएगा, इसी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिखकर थोड़ा बहुत इधर उधर कर लीजिएगा तो आपका परिभाषा हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग पहले से परिभाषा क्रांति कोण का याद किए होंगे वो प्लीज़ याद मत कीजिएगा, वो पहले से जो याद किए हैं वो उसी को याद कीजिएगा। अगर जो नहीं याद किए होंगे वही लोग याद कीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, पूछ रहा है दो आँखों की क्या उपयोगिता है। दो आँखों की क्या उपयोगिता है दोस्त? दो आँखों की वस्तु को दो आँखों को देखने के लिए निम्न उपयोगिता है। वस्तु को, किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो आँखों की जो निम्न उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, निम्न उपयोगिता में पहला दिया है, वस्तु की दूरी का अंदाज़ा ठीक से लगाया जाता है। वस्तु की दूरी की अंदाज़ा ठीक लगाया जाता है। वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु की त्रिदिशाओं की प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों आँख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती है। दोनों आँख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती है। और जो अगला प्रश्न है हम लोगों का केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री का फिजिक्स का हो गया दोस्त, तो अब केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया है। तो केमिस्ट्री का पहला प्रश्न है हम लोगों का, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। पूछ रहा है दोस्त कि लोहे के वस्तुओं को हम लोग क्यों पेंट करते हैं। तो पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग, जो लोहे के पदार्थ का ऊपरी वाला भाग होता है वह छिप जाता है। क्या होता है दोस्त? छुप जाता है। वह वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है। वायु के सीधे संपर्क में नहीं आता है, जिस कारण उसमें जंग नहीं लगता है। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा देते हैं। देखिए, इसको आसान भाषा में समझिए। आप लोगों को गांव में चाहे आपका खुद का घर बन रहा होगा तो रॉड कीन कर आता है, छड़, जिसे छड़ बोलते हैं। वह नया आता है तो कलर किया रहता है दोस्त। छड़ जो होता है कलर रहता है। अब बाहर हम लोग उसको रख देते हैं, दुकान से ले आकर बाहर रख देते हैं और घर का काम हो रहा होता है। तब तक थोड़े भी वहाँ पर पानी का संपर्क आता है और वायु का संपर्क आता है तो वह मुरझाने लगता है, वो पीला रंग का होने लगता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं जंग लगना। तो वहीं यहाँ पर उसका सोल्यूशन बताया है कि लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो पेंट इसीलिए करते हैं और फिर उस जंग लगे वस्तु को हम लोग छोड़ा देंगे। जैसे हम लोगों का जंगला होता है या गेट होता है तो उस पर पेंट कर देते हैं तो वो मूर्छा नहीं खाता है, उसमें जंग नहीं लगता है। तो यही प्रश्न है हम लोगों का। अगला प्रश्न हम लोगों का 4 नंबर में पूछ रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। पूछ रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखिए, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। जब तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ को हम वायुरोधी बर्तन में रखते हैं तो उपचयन की गति धीमी हो जाती है। और तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। क्या न हो सके? उपचयन न हो सके। तो 4 नंबर प्रश्न हो गया। अगला जो हम लोगों का प्रश्न चालू होने वाला है दोस्त, वह बायोलॉजी का होने वाला है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2-2 प्रश्न हो गया है। अगला जो है बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी का
प्रश्न है हम लोगों का, पूछ रहा है दोस्त, परपोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए परपोषण किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं अपितु किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, परपोषण कहलाते हैं। और परपोषण निम्न 4 प्रकार के होते हैं। स्वपोषण में जीव अपना खुद जो जीव है अपना खुद भोजन तैयार करता है, और परपोषण में जीव दूसरे किसी वस्तु या अन्य स्रोत पर निर्भर रहता है। तो देखिए परपोषण के अंतर्गत हम लोग मनुष्य हो गए या फिर भेड़, बकरी, गाय, ये सब दूसरे लोगों को, क्या हम लोग डायरेक्ट खाना बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। और स्वपोषण जो होता है उसमें पेड़ पौधे आते हैं, और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसको क्या हम लोग उसको भोजन खिलाते हैं? नहीं खिलाते हैं, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो इसलिए परपोषण और स्वपोषण में जो आपका कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लीजिएगा। और जो ये परपोषण का प्रकार है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। परपोषण के 4 प्रकार हैं। परपोषण के 4 प्रकार है दोस्त। कौन? प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और परासरणी पोषण। तो इस तरह से परपोषण हम लोगों का हो गया। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर में पूछ रहा है पादप हार्मोन क्या है। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि पादप हार्मोन क्या है। तो पादप हार्मोन, पादप यानी कि पौधा में कुछ रसायन पदार्थ की वृद्धि होती है। ये उनकी गतिविधियों को नियंत्रण तथा समन्वय करता है, वे ही रसायन पादप हार्मोन कहलाता है। देखिए पादप जो पौधे होते हैं उसमें कुछ पदार्थों की वृद्धि होती है और ये उनकी गतिविधि को नियंत्रण, देखभाल करता है। अब नियंत्रण समन्वय करता है, वही रसायन पदार्थ का वही जो रसायन होता है वही पादप हार्मोन कहलाता है। देखिए जितना भी 6 प्रश्न आप लोगों को कराया हूँ उसमें से जिसका भी आप लोग पहले से याद किए होंगे परिभाषा, तो वो परिभाषा ही आपका एक्यूरेट है यानी सही है। अगर आप लोग नहीं किए हैं तो ये 6 प्रश्न में से जिसका भी आपका परिभाषा नहीं मालूम है तो इसको कॉपी में नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। अगर जो लोग पहले से इसको याद किए हैं तो वो लोग जो पहले से याद किए हैं परिभाषा उसी को याद कीजिएगा। नए तरीके से आप याद कीजिएगा तो कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए एक ही तरह से परिभाषा याद कीजिए। देखिए आप लोग हो सकता है ऑफलाइन भी पढ़ रहे होंगे तो ऑफलाइन में जो परिभाषा लिखाया गया है उसको याद कीजिए, और ऑनलाइन में जो परिभाषा याद किया गया है उसको, दोनों में से एक ही को याद कीजिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्त। जय हिंद।